मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी पत्नी के बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी पत्नी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी पत्नी हर रविवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी पत्नी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान हूँ कि आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। वो मुझे कहीं न मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजर रहा था तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम में गया तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे इसलिए घर का काम नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता था हम दोनों माँ का और घर का ख्याल रखते थे। लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता है। एक औरत जिस तरह घर को संभाल सकती है हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन माँ की सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने माँ की हालत देखकर माँ को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। माँ को पहली नज़र में लड़की पसंद आ गई। माँ की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उसकी भतीजी रानी बहुत अच्छी तरह घर संभालती है, आप लोगों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। मेरी माँ को भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा चिंता थी, इसलिए उन्हें ये बात समझ में आ गई थी। अब घर में कोई बहू आनी चाहिए। माँ ने मेरे बड़े भाई को रानी की तस्वीर दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से करना चाहती हूँ। तस्वीर देखकर बताओ लड़की कैसी है। लेकिन भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे हैं और वो शादी पर कोई दहेज नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। माँ ने रानी की तस्वीर मुझे दिखाई और कहा, तुम्हारा भाई तो शादी के लिए राज़ी नहीं। अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। मुझे रानी पहली नज़र में ही पसंद आ गई। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए माँ ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। रानी बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनके हालात हमसे बहुत अच्छे थे। जब माँ रानी के घर रिश्ता लेकर गई तो हमें लगा कि रानी के घरवाले शायद इस रिश्ते से इनकार कर दें, लेकिन रानी के घरवालों ने तो मेरी माँ को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी एक्सेप्ट कर लिया। हमारे घर की ये पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दी थी। माँ अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारी में मगन हो गई थी। मैं उसका खूबसूरत चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। रानी अपना घूंघट डाले बैठी थी और मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने रानी को शादी का तोहफा दिया और उसका चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। रानी के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ़ें किया करती थी। अगले दिन वो अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया। वो कहने लगे, अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी पत्नी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब रानी लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और उससे बातें करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। मेरी और रानी की शादी को 4 दिन हो गए थे और तभी से रानी ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वाकई में वो घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। माँ तो रानी के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी को खुशी खुशी रानी के हवाले कर दिया। भाई तो रानी के सामने ज़्यादा नहीं आते थे और अपने नज़रें झुकाए रखते थे और अपने सारे काम वो खुद ही कर लिया करते थे। रानी से कोई काम नहीं करवाते थे। घर के माहौल से पूरी तरह घुल मिल गई थी। माँ को भी अब आराम और सुकून मिल रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। गुजरते दिन के साथ मेरा और रानी का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात रानी ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात को वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि रानी को अचानक क्या हो गया है। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ हो? तो कहने लगी, नहीं, आज से वो हर रविवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। उसकी इस बात को सुनकर मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, ये क्या बात है। मेरे लिए तो रानी के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। वो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर रानी कहने लगी, आप परेशान ना हो, दरअसल मैंने विश मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर रविवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी
और इसलिए मैं अपनी विश को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी विश पूरी हो गई है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये तुम्हारी विश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। रानी तकिया लेकर कमरे से निकल गई और मैं बेड पर करवटें बदलते रह गया। रानी की गैर मौजूदगी ने मुझे एक पल को भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि बस एक ही रात की तो बात है। उसने मुझसे बहुत प्यार किया और मैं एक रात उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो वो कहने लगी अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने उसे प्यार से गले लगाया और कहा अगर ऐसा है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर रानी कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी विश पूरी करनी है और कुछ ही वक्त की तो बात है, उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने रानी को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत ही जालिम हो, खुद पर जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कुछ और मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी बेकार सी विश मांगी है। रानी ने हल्के से मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर घर के कामों में लग गई। मैं माँ के पास जाकर बैठा तो माँ रानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह रानी से कोई शिकायत नहीं है। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे और रानी ने माँ की भी अच्छी तरह से देखभाल करनी शुरू कर दी थी। माँ की सेहत बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी पत्नी घर को स्वर्ग बना देती है, और बाकी रानी ने मेरा घर स्वर्ग बना दिया था। बस वो रविवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती और यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके बारे में सोच रहा था। मुझे रानी के पास सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद नहीं आती थी वो मेरे पास ही बैठी रहती थी। एक दिन मैं उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ा, तभी मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ सुनाई आई। तो मैं फ़ौरन से स्टोर रूम में घुस गया। मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वो बुरी तरह से रो रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि ये तेरी पत्नी अपने आशिक के साथ छुप छुप कर बात कर रही थी, और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उसे कहा कि मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगा, तो ये उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी कि मैं कहूँगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की ये बात सुनकर तो मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर रानी के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। रानी जो बहुत देर से कुछ कहना चाहती थी, थप्पड़ के सदमे में आ गई और वह मुझे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि रानी आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने ही उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। रानी के हाथ पकड़े हुए मैं उसे कमरे में ले आया था। मैं जिस औरत को इतनी इज्जत देता था, जिसे इतनी मोहब्बत करता था, उसने ही मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद रविवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था कि वो इसकी कोई विश नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे इसकी इस हरकत का ज़िंदगी भर पता ना होता। मैंने रानी को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। रानी मेरे पैरों पर गिर पड़ी और मुझे कहने लगी कि एक बार उसकी बात सुन लो। वैसे तो मुझे उसकी अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हें जो भी कहना है एक बार में कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले वो एक लड़के को बहुत पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि जिस पर उसे शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी रानी को पसंद करता था, लेकिन उसके घरवाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं थे। रानी के पास उस लड़के के दिए हुए फोटोज मौजूद थे और वो लड़का कश्मीर जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि वो उसकी तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि रानी अब मेरी पत्नी बन चुकी थी और वो मुझे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए होटल में बुलाया था, ताकि वो उसको उसका सामान वापस करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी में वापस आ जाए और वो लड़का भी रानी को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात रानी की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। लड़के से मिलने के लिए वो गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का रानी का हाथ पकड़कर उसे बाय कह रहा था।
रानी को लगा कि उसका ये किस्सा अब ख़त्म हो जाएगा और मेरे साथ खुशी खुशी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और फिर वो हर रविवार की रात मेरे भाई के साथ उसके रूम में गुजारने लगी। रानी ने बताया कि हर रात वो मेरे भाई को नींद की गोलियां खिलाकर सुला देती थी। लेकिन अब तुम्हारे भाई को शक हो चुका था। उसने वो नींद की गोलियां वाला दूध नहीं पिया और आज मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। इसलिए मैं चिल्ला रही थी, लेकिन वो ये सब अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। रानी मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत न की। मैं विश्वास से रानी को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर विश्वास कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी नहीं कर सकता था कि मेरा भाई रानी से नाजायज़ संबंध बनाने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर भला मेरा भाई अपने घर की इज्जत से खिलवाड़ कैसे कर सकता था? और फिर रानी से रिश्ते के लिए तो भाई ने खुद ही इनकार कर दिया था। तो फिर वो रानी को क्यों अपने पास बुलाता? मैं बुरी तरह फंस चुका था। रानी के आंसू सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रानी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसी औरत को विश्वास की निगाहों से भी नहीं देख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं रहे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर ही कोई फ़ैसला करूँगा। सुबह मैं खुद ही रानी को उसके घर छोड़कर आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त रानी ने एक ही बात कही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल उसकी बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी मैं अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में आया तो वो कोई किताब पढ़ रहे थे और मैं उसके पास बैठ गया। मेरे पास तो भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने खुद ही साफ साफ शब्दों में मुझे यही बात बताई कि वो रात को पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ आई तो उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पर रानी उस लड़के के साथ मौजूद थी। वो दोनों बहुत ही गलत हालत में थे। मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं फ़िलहाल माँ को इस मामलों से दूर ही रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया कि रानी भी कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने गई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझा हुआ था। ऑफिस में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे रानी को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरत घर बसाने वाली नहीं होती। लेकिन मैं अपना घर और रानी का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। रानी मुझे रोज़ फ़ोन करती थी और मैं उसका फ़ोन तो उठाता था, लेकिन उससे ढंग से बात नहीं करता था। मेरे दिल में एक गांठ पड़ चुकी थी रानी की तरफ से। वो मुझे कहती, तुम्हारा भाई अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे और भी गुस्सा आ जाता और मैं फ़ोन काट देता। मेरे इतने अच्छे शरीफ भाई पर इल्ज़ाम लगाती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाती। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। भाई मुझे रोज़ दबाव डालता और मैंने अपने भाई से थोड़ा समय मांगा। मैंने 2 दिन इसी सोच विचार में गुजार दिए कि रानी को तलाक दूं या उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना लूं। और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा ही था कि रानी ही गलत है। उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि किसी और लड़के से उसके संबंध थे। तो क्या भरोसा उस दिन वो लड़का उससे मिलने आया हो और वो हर रविवार की रात रानी से मिलता हो और बंद कमरे में पता नहीं रानी और वो लड़का क्या क्या करते होंगे। सोच कर भी मुझे घिन आने लगी थी। रानी से मुझे नफ़रत महसूस होने लगी थी। और फिर मेरे भाई ने भी मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी आंखों से रानी को बहुत ही गलत हालत में उस लड़के के साथ देखा था। और फिर मैंने सोचा मुझे रानी को तलाक दे देनी चाहिए और ये फ़ैसला करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मैंने रानी से बहुत मोहब्बत की थी। दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन बदकिरदार औरत को अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस रात जैसे तैसे मुझे नींद नहीं आई। सुबह सोकर उठा, तैयार होकर ऑफिस गया। ऑफिस गया ही था कि माँ का फ़ोन आ गया। मैंने माँ से पूछा कि क्या हुआ। माँ ने बताया कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम जल्दी से हॉस्पिटल में पहुंचो। जो माँ ने मुझे एड्रेस बताया था, मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गया। भाई की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने माँ को दिलासा दिया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे भाई के बचने के बहुत कम चांस है। गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से भाई का एक्सीडेंट हुआ था
और भाई के सर में गहरी चोट आई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। भाई होश में नहीं थे। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई ठीक हो जाए। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने कहा कि पेशेंट को होश आ गया है। वो विपुल और रानी को अपने पास बुला रहे हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़कर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने बहुत ही दुख से कहा, देखिए चोटें बहुत ज़्यादा गहरी हैं, उनके बचने की बहुत ही कम उम्मीद है। लेकिन होश में आते ही उन्होंने विपुल और रानी का नाम लिया है, तो प्लीज़ आप लोग उनसे मिल लें। लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है, बहुत ज़्यादा देर बातें नहीं करनी है। भाई ने मेरा नाम लिया था, वो तो ठीक था, लेकिन भाई ने रानी का नाम क्यों लिया? आखिर भाई इस कंडीशन में रानी से क्यों मिलना चाहते हैं? फ़िलहाल तो रानी वहाँ पर नहीं थी, तो मैं भाई के पास चला गया। मुझे देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, प्लीज़ विपुल, रानी को भी साथ लेकर आओ, मुझे तुमसे और रानी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। भाई ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, उनका पूरा सिर पट्टियों से लिपटा हुआ था। भाई की हालत को देखते हुए मैं जल्दी से रानी को लेने पहुंच गया। रानी मुझे देखते ही खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसने भाई के बारे में सुना वो भी परेशान हो गई और मैंने कहा कि भाई तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। हम दोनों भाई के पास पहुंच गए। मुझे और रानी को एक साथ देकर भाई ने हाथ जोड़ दिए। भाई बोले, रानी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिलेगा। फिर मुझे बोले, रानी पे कसूर है, उस दिन सच में वो उस लड़के से आखिर बार मिलने गई थी और मैंने ऐसे मोमेंट पर उसकी वीडियो बना ली थी जो बिल्कुल सच लगे। रानी तो तुम्हारे साथ जीवन की शुरुआत करना चाहती थी और उस लड़के को हमेशा के लिए बॉय बोल दिया था, लेकिन ये वीडियो दिखाकर मैंने रानी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैंने रानी पर दबाव डाला कि हफ्ते में एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी पड़ेगी, नहीं तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और अपने भाई को दिखा दूंगा और अपनी माँ को भी दिखा दूंगा। रानी बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी थी कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं विपुल के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। विपुल बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और विपुल भी मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता है। लेकिन मैंने रानी की एक न सुनी। रानी मजबूर हो गई थी, वो किसी भी हालत में तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। उसने मेरी बात मान ली और बोली कि हर संडे की रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। इस तरह हर संडे की रात रानी मेरे पास आती थी, लेकिन रानी मुझे एक गिलास दूध पिलाती थी और उसमें नींद की गोलियाँ मिला देती थी, जिसे पीकर मुझे नींद आ जाती थी और मैं सो जाता था। एक दिन मुझे शक हो गया तो मैंने दूध नहीं पिया। रानी मुझसे बचने के लिए स्टोर रूम में घुस गई और मैं भी उसके पीछे पीछे स्टोर रूम में चला गया। मुझ पर उस समय जुनून सवार था। मैं रानी को हर हाल में हासिल करना चाहता था। मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और वो मुझसे बचने के लिए चिल्लाने लगी और फिर तभी तुम आ गए वहाँ पर और फिर मैंने रानी पर इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि रानी की शादी मुझसे होने वाली थी, लेकिन मैंने उस समय उसे मना कर दिया था। लेकिन जब बाद में मैंने रानी को देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया था। मुझे तुमसे भी नफरत होने लगी थी कि इतनी सुंदर पत्नी जो मेरे हिस्से में आनी थी वो तुम्हें मिल गई। तो मैं तुम पर दबाव बनाने लगा, रानी को तलाक दे दो। अगर रानी मेरी नहीं हो सकती तो वो तुम्हारी भी नहीं हो सकती। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शायद मेरे गलत कामों की सज़ा ही ऊपर वाले ने मुझे दी है। अगर तुम लोग मुझे माफ़ कर दोगे तो मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैं सदमे से भाई की बातें सुन रहा था। मैं अपने भाई को कितना शरीफ समझता था और भाई अंदर से कितने गलत निकले। लेकिन यह समय इन बातों का सोचने का नहीं था। जो कुछ हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। रानी ने ही सबसे पहले भाई को माफ़ किया। कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो इंसान अपनी गलतियों को मानकर माफ़ी मांग ले वो इंसान तो महान होता है। मैंने आपको माफ़ कर दिया। रानी के कहने पर ही मैंने भाई को माफ़ कर दिया था। हम दोनों के माफ़ करते ही भाई ने आखिरी सांस ली थी। किसी के जाने से ज़िंदगी की रफ्तार रुक नहीं जाती, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। भाई के जाने का दुख तो था, लेकिन धीरे धीरे समय ने भाई के गम को भुला दिया और मैं अपनी पत्नी के साथ फिर से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगा। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।